जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फ्रांस में G7 और ट्रंप से मुलाकात की चर्चा बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगले महीने यूरोप के बड़े कूटनीतिक दौरे पर जाने का क्या है संकेत, बताएंगे। इस बार पीएम मोदी जी का ट्रंप से फिजिकली मुलाकात करना पूरे दुनिया की इस पर क्यों है पैनी नजर। टैरिफ की घोषणाओं के बाद पहली बार ट्रंप से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या है जानकारी। तो वहीं दोस्तों चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। ब्रह्मोस की नोक पर इस्लामिक नाटो का खलीफा, तीन तरफ से घेरेबंदी देख हुआ बेदम, ब्रह्मास्त्र पहुंचने से पहले बौखला गया। दोस्तों साइप्रस के रास्ते दुश्मन ग्रीस खरीद सकता है भारतीय मिसाइल, एक्शन में आ गया एर्दोगन, बताएंगे क्या है जानकारी। वहीं दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारिक रहमान को लेकर क्या है लेटर डिप्लोमेसी, क्या लिखा पीएम मोदी जी ने रहमान के लिए लेटर। तो वहीं आपको बताएंगे चीन जहां बुरी नजरें गड़ाए बैठा है, वहीं भारत ने कर दिया बड़ा खेला, बताएंगे। एलआईसी के पास 800 एकड़ जमीन से लिखी जाएगी जीत की कहानी, उसकी क्या है जानकारी। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी और भी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने यूरोप के बड़े कूटनीतिक दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मौजूदगी वैश्विक राजनीति और भारत यूरोप रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि इसके बाद वो स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा भी करेंगे। ऐसे समय में यह यात्रा हो रही है दोस्तों जब भारत यूरोप के साथ व्यापार, तकनीक, रक्षा और सप्लाई चेन साझेदारी को तेजी से मजबूत करने में जुटा है। फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन ले बेंज में 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले 52वें G7 समिट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष आमंत्रित नेता के तौर पर बुलाया है। 2019 से लगातार भारत को G7 आउटरीच बैठकों में बुलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी फ्रांस ने ही की थी। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ट्रेड टेंशन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों आपस में अलग से कोई मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। फरवरी 2025 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप के बीच आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दोनों नेताओं के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। हाल के महीनों में भारत अमेरिका रिश्तों में कुछ ठंडापन भी देखने को मिला, खासकर तब जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता का दावा किया और भारत पर टैरिफ लगाए थे। G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 1993 में संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। फरवरी में स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भारत आए थे और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत लगातार यूरोप के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। आपको पता होगा हाल के महीनों में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ बढ़ते संपर्क के बाद अब भारत यूरोप की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वैकल्पिक सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर भी तेजी आई है। माना यह जा रहा है कि यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति में यूरोप को नई प्राथमिकता देने का बड़ा संकेत साबित हो सकता है। जानकारी यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी आधिकारिक ऐलान हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की आधिकारिक जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का भी न्योता मिल चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया है, यूरोप के 5 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी जी अगले महीने फ्रांस तो जाएंगे ही जाएंगे। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भाषण का एक हिस्सा भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। इसमें कहा गया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम साझेदार के रूप में किस तरह खड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपका ऑस्ट्रेलिया में जमकर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। कृपया करके आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करें। यह है दोस्तों भारत की पावर। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत को डिफेम करने का प्रयास करता है, भारत के इमेज को गिराने का प्रयास करता है, और पाकिस्तान दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि उससे बेहतर देश कोई है ही नहीं, भारत से बेहतर तो पाकिस्तान ही देश है, यह बताने का प्रयास करता है। लेकिन अब आप ही देखिए, क्या शहबाज शरीफ को कहीं से न्योता आता है? क्या आसिम मुनीर को कोई बुलाता है? कोई नहीं बुलाता दोस्तों। ये लोग जबरदस्ती अपील करते हैं कि हमको बुला
लाइए हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। ये स्थिति है पाकिस्तान की जो भारत से बराबरी करने चलता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को इतना लाइक करिएगा आप सभी लोग कि ये खबर पाकिस्तान तक पहुंचे और पाकिस्तानियों को पता चल सके कि पाकिस्तान 7 जन्म भी ले लेगा तब भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए लाइक तो सबसे पहले करिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत की एक कूटनीतिक चाल से इस्लामिक नाटो के खलीफा तुर्की का दम घुटने लगा है। तुर्की ने जिस तरह से आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान का साथ दिया या साथ दे रहा है, उससे भारत को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने और उसे बदलने पर मजबूर होना पड़ा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद थे। इससे भारत की चिंता और भी बढ़ गई। इसके बाद तुर्की को उसके ही आंगन में घेरने की कवायद शुरू कर दी गई। अब इसका असर दिखने लगा है, तुर्की की बौखलाहट बढ़ गई है। दरअसल भारत ने भूमध्य सागर में अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को रफ्तार के साथ धार देना भी शुरू कर दिया है। अभी तो बस शुरुआत भर है, लेकिन उससे ही इस्लामिक नाटो के इस खलीफा का दम निकलने लगा है। भारत तुर्की के 3 पड़ोसी देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को लगातार नई ऊंचाइयां दे रहा है। इन तीनों देशों ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद में दिलचस्पी भी दिखाई है। ब्रह्मोस का नाम सुनकर ही तुर्की में घबराहट है। तुर्की की मीडिया में इस बात की डिमांड भी बढ़ गई है कि इससे पहले की ग्रीस के हाथों में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल और मॉडर्न वेपन सिस्टम पहुंचे उस पर अटैक कर देना चाहिए। पिछले कुछ सालों में भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के 3 पड़ोसी आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। खासकर रक्षा के क्षेत्र में तीनों देशों ने भारत के साथ संबंधों को नया आयाम देने की गंभीर प्रयास किया है। तुर्की के मनमाने रवैये से परेशान आर्मेनिया के भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध है। आर्मेनिया को भारत से कई तरह के मॉडर्न वेपन सिस्टम भी मिले हैं। दूसरी तरफ साइप्रस और ग्रीस भी भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने में जुटा है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही साइप्रस के प्रधानमंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही साइप्रस और भारत के बीच रक्षा संबंध आने वाले दिनों में और भी मजबूत होने की संभावना प्रबल हो गई है। भारत और ग्रीस के बीच भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। एथेंस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वहीं दोस्तों तुर्की के एक्सपर्ट ने बड़ी चेतावनी दे दी है। एर्दोगन को कह दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर एक्शन ले एर्दोगन, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, साइप्रस के रास्ते दुश्मन ग्रीस की भारतीय मिसाइल खरीद को लेकर तुर्की के एक्सपर्ट कड़ी चेतावनी देने लगे हैं एर्दोगन को। तुर्की के मिलिट्री एक्सपर्ट ने चेतावनी देते हुए आशंका जताई है कि ग्रीस साइप्रस के रास्ते भारतीय मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है। उन्होंने अपने देश को आगाह किया है कि एथेंस साइप्रस गणराज्य के रास्ते परोक्ष रूप से भारत की एडवांस मिसाइल प्रणालियां हासिल करने की कोशिश कर सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रवादी सैन्य एक्सपर्ट रऊफ कोजे ने कहा है कि तुर्की को सही समय पर पहले से युद्ध शुरू कर देना बेहतर होगा। दोस्तों पाकिस्तान भले ही फर्जी में अपनी पीठ ठोक रहा हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के सैन्य अधिकारी इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। उन्होंने भारतीय मिसाइलों का विनाशक क्षमता देखा है, इसीलिए उनको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को तुर्की के डिफेंस सिस्टम किसी भी हाल में रोक नहीं पाएंगे। तुर्की के अधिकारी भारतीय हथियारों की घातक क्षमता से पूरी तरह वाकिफ हैं और वो ये भी जान चुके हैं कि भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे तुर्की के बैरक्तार ड्रोनों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार गिराया। इसीलिए भारत की क्षमता से उनका डर स्वाभाविक है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लेटर डिप्लोमेसी तारिक रहमान को दे दी बकरी ईद की बधाई। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाढ़बंदी, अवैध घुसपैठियों की वापसी, नदी जल बंटवारे समेत कई मुद्दों पर तनाव के बीच एक राहत भरी खबर आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष तारिक रहमान को बकरी ईद की शुभकामनाएं भेजी हैं। ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पत्र साझा किया है। ये पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में बकरी ईद यानी ईद उल अजहा मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पत्र में लिखा कि यह पवित्र त्योहार भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और पूरे देश में इस्लामी आस्था के लाखों लोगों द्वारा इसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा बलिदान, करुणा और भाईचारे के शाश्वत आदर्शों को कायम रखता है, जो शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इस दौरान उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि
कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों पर केंद्रित सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करने को लेकर उत्सुक है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और बांग्लादेश के लोगों की लगातार प्रगति और समृद्धि की उम्मीद जताई। दोस्तों, ये लेटर मात्र एक लेटर ही नहीं बल्कि लेटर डिप्लोमेसी है। दोस्तों, पीएम मोदी का शुभकामना संदेश ऐसे समय में भेजा गया है जब आप सभी को पता है अवैध घुसपैठियों पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल तेज हो चुकी है, तनाव बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के ऐलान से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर चेक पोस्ट पर जमा हो रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बांग्लादेश ने भी धमकी दी कि अगर भारत जो है वो जबरन लोगों को धकेलता है तो वो इसके लिए एक्शन लेगा, इसके खिलाफ एक्शन लेगा। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने नागरिकों के पहचान पत्र की जांच को भारत का आंतरिक मामला बताया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का तारिक रहमान को यह लेटर बहुत बड़ी कूटनीति मानी जा रही है। दोस्तों, साथ ही साथ एक तरफ जहां भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध हो, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत से दोस्ती ना बढ़ाकर पाकिस्तान, जो कि भारत का दुश्मन देश है, उससे दोस्ती बढ़ा रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है बांग्लादेश का तारिक रहमान, जो भारत के चिकन नेक के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने के काफी करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच की बातचीत एडवांस स्तर तक पहुंच चुकी है। ये एक चीनी लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान में बनाया जाता है। इसमें 65% हिस्सा चीन का है जबकि 35% हिस्सा पाकिस्तान का है। बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तानी लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में बढ़ रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल ही लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी। इस डील को लेकर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान को हासिल करके बांग्लादेश भारत के साथ सुरक्षा संबंधित तनाव को और बढ़ा सकता है। हालांकि बांग्लादेश की ऐसी क्षमता नहीं है कि वो पाकिस्तानी विमान से उत्तर पूर्वी भारत के लिए खतरा पैदा कर सके, लेकिन हाँ, वो पूर्वी सीमा पर दबाव जरूर बना सकता है। चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के इस्तेमाल से भारत को परेशान जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि बांग्लादेश को पूरे तरीके से चालू 2 JF-17 फ्लाइट सिमुलेटर सौंपा गया है। तो वहीं आपको बता दें, चीन की जहां बुरी नजर, वहीं भारत ने कर दिया बड़ा खेला। LAC के पास 800 एकड़ जमीन से लिखी जाएगी जीत की बड़ी कहानी। दोस्तों, भारत की जिस जमीन को चीन हमेशा कब्जाने की फिराक में रहता है और कुछ हिस्सा उसका दबाने की फिराक में रहता है, जो ऑलरेडी कुछ हिस्से को वो दबा भी चुका है, अब वहां भारत सरकार ने बड़ा खेला कर दिया है। भारत चीन सीमा के पास लेह लद्दाख में 2 बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं। इससे न केवल इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि आम जीवन से जुड़ी कई बड़ी कठिनाइयों पर ब्रेक लग जाएगा। दोस्तों, अब LAC के पास की 800 एकड़ बंजर जमीन पर फसलें लहलहाएंगी। यहाँ पानी की कमी को दूर करने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिंधु जल समृद्धि अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने लेह में देश के पहले रॉक चेक डैम यानी पत्थरों से बना चेक डैम का उद्घाटन किया है। ये पर्यावरण अनुकूल और कम खर्च वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इससे किसानों की लंबे समय से चली आ रही पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा। चीन के मंसूबों पर करारा प्रहार करते हुए भारत ने यहाँ की 800 एकड़ जमीन को फिर से हरा भरा करने और यहाँ खेती लहलहाने की व्यवस्था भी कर दी है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़े, भारतीय लोग रहें, यहाँ भी सामान्य जनजीवन रहे और सुविधाएं विकसित हो। इसके लिए यहाँ दूसरी पहल शुरू कर दी गई है। इस पहल के तहत उपराज्यपाल ने लेह के स्पुतनिक गाँव में 800 एकड़ बंजर और बेकार पड़ी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। इसमें हाल ही में बहाल किए गए ईगू फेर नहर से अतिरिक्त पानी को नालियों के जरिए बंजर जमीन पर पहुंचाया जाएगा। इससे सूखी मिट्टी नम हो जाएगी, जहरीले नमक निकल जाएंगे और प्राकृतिक रूप से पौधे उगने लगेंगे। भारत की मोदी सरकार द्वारा इस फैसले का क्या आप समर्थन करते हैं? दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दो, दिल्ली में बहुत बड़ी तबाही की साजिश हुई नाकाम, एक सीक्रेट मीटिंग और खुला खौफनाक राज, सुरक्षा एजेंसियों में मच गया हड़कंप। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग की खबर ने सुरक्षा बलों की नींदें उड़ा दी। ज्वाइंट ऑपरेशन में जो हाथ लगा उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे प्रतिबंधित उग्रवादी को दबोचा है जिसके पास से मिले हथियारों की लिस्ट देखकर जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। आखिर क्या था इसका प्लान? दिल्ली में एक गुप्त बैठक की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।
जांच एजेंसियों को शक है कि राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन केसीपी से जुड़े एक बड़े कमांडर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान हाओ बीजाम दिलीप सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए पहुंचा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर उसे दबोचा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से वांछित था और उसके खिलाफ यूएपीए के तहत दर्जनों मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद मणिपुर के कागचिंग इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। इस मुद्दे पर आपका क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।